हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया था। आज हम चालू करते हैं चैप्टर नंबर सेकंड, क्रिस्टल संरचना व विवर्तन। चैप्टर सेकंड, क्रिस्टल संरचना, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, डिफ्लेक्शन, क्रिस्टल संरचना व विवर्तन। तो क्रिस्टल संरचना व विवर्तन के बारे में कल आपको ये बताया था कि जालक बिंदु क्या होते हैं। फर्स्ट चैप्टर में कंप्लीट कर चुके थे। क्रिस्टल का निर्माण कब होता है? जब बंधों का होता है, जब आपस में अणु किसी बॉन्ड का निर्माण करते हैं और उनकी सहायता से क्या क्रिस्टल का निर्माण होता है, तो हम इसको क्या कहते हैं? क्रिस्टल। प्रत्येक ठोस पदार्थ परमाणु, आयन या अणुओं से मिलकर बने होते हैं तथा मुख्यतः ठोस पदार्थ क्रिस्टलीय होते हैं। एक आदर्श क्रिस्टल को एक समरूप संरचना या कहें एक आदर्श क्रिस्टल को एक समरूप संरचना इकाई की आकाश में अनंत बार पुनरावृत्ति करके बनाया जा सकता है। यह संरचना इकाई एक अकेला परमाणु भी हो सकता है या फिर अणु भी। क्रिस्टल का निर्माण होगा, एक आदर्श क्रिस्टल का निर्माण होगा अणु, परमाणु या आयनों से मिलकर बना होता है एवं ये अकेला भी हो सकता है या इसमें कई अनेक परमाणु भी हो सकते हैं। तो सभी क्रिस्टलों की संरचना को जालक के पदों में समझा जा सकता है। सभी क्रिस्टलों की संरचना को हम किसके पदों में समझाते हैं? जालक के पदों में, जहाँ पर प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु या लैक्टिक पॉइंट के साथ परमाणुओं का समूह जुड़ा होता है। जालक या जालक बिंदु के साथ सभी परमाणुओं का समूह जुड़ा हुआ आता है और इस परमाणुओं के समूह क्या कहते हैं? हम आधार। परमाणुओं के समूह को हम कहते हैं आधार। और यह परमाणुओं का समूह किससे जुड़ा होता है? हमारा जालक बिंदु से, जिसकी आकाश में पुनरावृत्ति से क्रिस्टल संरचना का निर्माण होता है। तो क्रिस्टल संरचना कब बनती है? क्रिस्टल स्ट्रक्चर सबसे पहले तो हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स में सभी क्रिस्टल संरचना को जालक के पदों के रूप में निरूपित करते हैं, लैक्टिक के पदों के रूप में निरूपित करते हैं। और जालक बिंदु लैक्टिक पॉइंट, जालक बिंदु से परमाणुओं का ग्रुप या परमाणुओं का समूह जुड़ा हुआ होता है। यह परमाणुओं का समूह आधार कहलाता है एवं इस आधार या इस परमाणुओं के समूह की पुनरावृत्ति से ही क्रिस्टल संरचना का निर्माण होता है। तो ये तो है हमारी क्रिस्टल संरचना। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा जालक बिंदु, लैक्टिक पॉइंट। जालक बिंदु, लैक्टिक पॉइंट। सॉलिड स्टेट में किसी क्रिस्टल में उपस्थित, कल भी बता चुके थे हम इसको, सॉलिड स्टेट में किसी क्रिस्टल में उपस्थित अवयवी कणों या अणु या परमाणु या आयन या मूलक
इनकी स्थितियों को जिन बिंदुओं के द्वारा निरूपित करते हैं वो हमारे जालक बिंदु या लैक्टिक पॉइंट कहलाते हैं। अब पढ़ते हैं हम जालक। तो जालक बिंदुओं द्वारा एक निश्चित ज्यामितीय संरचना का निर्माण होता है। जालक क्या होगा बेटा? जालक बिंदुओं द्वारा एक निश्चित ज्यामितीय संरचना का निर्माण होता है और वह निश्चित ज्यामितीय संरचना ही क्या कहलाती है? हमारी जालक कहलाती है। जालक मात्र एक काल्पनिक संरचना होती है। जालक मात्र एक काल्पनिक संरचना होती है जो ठोसों में उपस्थित नहीं होती। जो जालक होता है वो क्या है? काल्पनिक संरचना होती है और यह ठोसों में उपस्थित नहीं होती, लेकिन इस गणितीय संकल्पना का उपयोग ठोसों के अध्ययन को अति सरल या अति सुगम बना देता है। कि जो जालक होता है, जो जालक की संरचना होती है वो कैसी होती है बेटा? काल्पनिक, ये ठोसों में नहीं पाई जाती, लेकिन इसका हम मैथमेटिकल उपयोग करते हैं तो ठोसों में या ठोसों के अध्ययन को ठोसों का अध्ययन अति सरलता से आसानी से हो जाता है। अथवा जालक की दूसरी परिभाषा एकक कोष्ठका की बार बार पुनरावृत्ति से प्राप्त स्ट्रक्चर लैक्टिक स्ट्रक्चर कहलाती है। एकक कोष्ठका की बार बार पुनरावृत्ति से प्राप्त संरचना जालक संरचना कहलाती है। ये तो था हमारा लैक्टिक पॉइंट और लैक्टिक। अगला पॉइंट बेटा आधार। किसी जालक से संबद्ध अवयवी कणों। आधार क्या होता है बेटा? किसी जालक से संबद्ध अवयवी कणों या अणु या परमाणु या आयन या मूलक का समूह का ग्रुप आधार कहलाता है। और इस आधार की पुनरावृत्ति से ही क्रिस्टल की संरचना प्राप्त होती है, या कहें आधार की पुनरावृत्ति से ही क्रिस्टल का निर्माण होता है। किसी जालक में संबद्ध अवयवी कणों, अणु, परमाणु, आयन या मूलकों का ग्रुप या इनका समूह ही क्या कहलाता है बेटा? आधार। और इस आधार की पुनरावृत्ति से ही क्रिस्टल संरचना का निर्माण होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रिस्टल संरचना या क्रिस्टल। एक ऐसा पिंड जो निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित ऐसे समतल पृष्ठों से परिबद्ध होता है या घिरा होता है जो अवयवी कणों, अणु, परमाणु, आयन या मूलकों को अंतरित व्यवस्था में प्रदर्शित करते हैं। वापस समझो बेटा, क्रिस्टल क्या होगा? एक ऐसा पिंड जो निश्चित ज्यामिति
में व्यवस्थित ऐसे समतल पृष्ठों से परिबद्ध होता है या घिरा हुआ होता है, जो अवयवी कणों या अणु या परमाणु या आयन या मूलक को अंतरित व्यवस्था में प्रदर्शित करते हैं, क्रिस्टल कहलाते हैं। अर्थात जो क्रिस्टल होगा वो किससे मिलकर बना हुआ होगा? जालक और आधार से। तो क्रिस्टल बराबर क्या होगा? लैक्टिक प्लस बेस, या कहें हम क्रिस्टल जालक प्लस आधार। तो देखो बेटा, अभी आपको बताया कि जालक व क्रिस्टल किसके बराबर होगा? जालक प्लस आधार या आधार प्लस जालक। तो ये लिया हमने आधार। आधार क्या होता है? अणु या परमाणुओं का ग्रुप, और जिसकी पुनरावृत्ति से किसका निर्माण होता है? क्रिस्टल संरचना का। आधार प्लस ये हो गया हमारा जालक, और ये क्या है? हमारे जालक बिंदु। अब क्रिस्टल का निर्माण कैसे होगा? प्रत्येक जालक बिंदु से क्या जुड़ जाएगा? हमारा आधार। ये इस जालक बिंदु से, ये है इस बिंदु से। प्रत्येक जालक बिंदु से किसका? प्रत्येक जालक बिंदु और आधार आपस में मिलकर किसका निर्माण करेंगे हम? क्रिस्टल संरचना का। ये तीनों लैक्टिक पॉइंट से हमने किसका जोड़ दिया? आधार को। ऐसे ही ये लैक्टिक पॉइंट, ये लैक्टिक पॉइंट, प्रत्येक लैक्टिक पॉइंट से, प्रत्येक जालक बिंदु से क्या जुड़ा होगा बेटा? हमारा आधार। तब जो हमको संरचना प्राप्त होगी वही कहलाती है हमारी क्रिस्टल संरचना या क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये जो संरचना प्राप्त हुई यही हमारी क्रिस्टल संरचना या क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहलाती है, क्योंकि आधार किससे जुड़ा हुआ होगा? प्रत्येक जालक बिंदुओं से। तो ये हमारा आधार था, ये हमारे जालक बिंदु, प्रत्येक जालक बिंदुओं के साथ जो मिलकर जो संरचना प्राप्त हुई वही हमारी क्रिस्टल संरचना कहलाती है।
जब हम आधार को आकाश जालक के बिंदुओं से जोड़ते हैं तब प्रत्येक आधार में परमाणु, अणु या परमाणुओं की व्यवस्था या अभिविन्यास व संगठन कैसा होना चाहिए बेटा? समरूप होना चाहिए। देखो ये डायरेक्शन इधर भी, इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन, सबकी डायरेक्शन कैसे चाहिए? समरूप। तभी क्या होगा? हमारा क्रिस्टल संरचना का निर्माण होगा, अन्यथा क्रिस्टल स्ट्रक्चर का निर्माण नहीं होगा। किसी क्रिस्टल के आधार में एक परमाणु से लेकर हजारों परमाणु हो सकते हैं। किसी क्रिस्टल के जो आधार है उसमें एक परमाणु से लेकर हजारों परमाणु, जैसे Cu, Au, Ag के क्रिस्टल में के आधार में केवल और केवल एक परमाणु होता है, लेकिन NaCl के आधार में Na व Cl दो परमाणु होते हैं। तो किसी क्रिस्टल के आधार में एक परमाणु, दो परमाणु या हजारों परमाणु हो सकते हैं। अन्य एग्जांपल लेते हैं हम कि FCC आकाशीय जालक प्लस प्रत्येक जालक बिंदु पर NaCl का एक अणु, तो अब जो स्ट्रक्चर मिलेगी वो NaCl की FCC क्रिस्टल संरचना, क्योंकि जालक और जालक की क्रिया किससे कराई? आधार से जो प्राप्त संरचना हुई वो क्रिस्टल संरचना। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं FCC आकाश जालक स्पेस लैक्टिक्स प्लस प्रत्येक जालक बिंदु पर Cu परमाणु का एक अणु। अब जो संरचना होगी वो Cu परमाणु की FCC क्रिस्टल संरचना प्राप्त होती है। तो यही है हमारा क्रिस्टल संरचना। क्रिस्टल संरचना का निर्माण किससे होगा? जालक प्लस आधार। जालक और आधार के निर्माण से जो संरचना प्राप्त होती है वही हमारी क्रिस्टल संरचना कहलाती है। नेक्स्ट टॉपिक बेटा, आकाशीय जालक या त्रिविम जालक। स्पेस लैक्टिक या 3D लैक्टिक। त्रिविम या आकाश में जालक बिंदुओं की एक नियमित आवृत्ति संरचना आकाशीय जालक कहलाती है। तो आकाशीय जालक क्या होगा बेटा? त्रिविम या आकाश में जालक बिंदुओं की एक नियमित आवृत्ति संरचना आकाशीय जालक कहलाती है। 3D या स्पेस में लैक्टिक पॉइंटों की एक रेगुलर पीरियोडिक स्ट्रक्चर स्पेस लैक्टिक या 3D लैक्टिक कहलाती है। अब सरल रेखा में जालक बिंदुओं का आवृत्ति व्यू के सरल रेखा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सरल रेखा में
जालक बिंदुओं का आवृत्ति व्यू, कि एक सरल रेखा में जालक बिंदुओं को हम कैसे शो करते हैं। एग्जाम्पल लिया, एकल परमाणु एक विमीय क्रिस्टल, द्विपरमाणु एक विमीय क्रिस्टल। जो सरल रेखा में जालक बिंदुओं का जो एग्जाम्पल होते हैं, एकल परमाणु एक विमीय क्रिस्टल या द्विपरमाणु एक विमीय क्रिस्टल, तो उसके अंतर्गत हम जालक बिंदुओं को इस प्रकार से शो करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, सड़क के किनारे खड़े बिजली के खंभे, सड़क के किनारे खड़े बिजली के खंभे। आपने देखा होगा जो सड़क के किनारे बिजली के खंभे होते हैं वो एक सीधी ही रेखा में और नियत दूरी पर 100 मीटर दूरी पर, कहीं कहीं ज़्यादा भी होते हैं, लगे हुए होते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? सरल रेखा में जालक बिंदुओं का। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रेलगाड़ी के डिब्बे। रेलगाड़ी देखी होगी आपने, रेलगाड़ी के अंतर्गत फिक्स एक डिब्बा, उसके बाद नियत दूरी के बाद दूसरा डिब्बा, तीसरा डिब्बा, सबकी दूरी क्या होती है? फिक्स। नेक्स्ट, प्रार्थना स्थल में लगी विद्यार्थियों की कतार या विद्यार्थियों की पंक्ति। अब सभी स्कूल में, कॉलेज टाइम में तो नहीं होगा, लेकिन स्कूल टाइप में सभी ने प्रार्थना बोली होगी, तो आपके जो टीचर हैं वो आपको एक निश्चित पंक्ति में लगाते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो ये सभी एग्जाम्पल किस में आते हैं? सरल रेखा में जालक बिंदुओं के आवृत्ति व्यू में। अगला टॉपिक है तल में जालक बिंदुओं का आवृत्ति व्यू, कि किसी तल में हम जालक बिंदुओं का आवृत्ति व्यू कैसे बनाएंगे। तल में जालक बिंदुओं का आवृत्ति व्यू। तो तल के अंतर्गत जो जालक बिंदुओं का आवृत्ति व्यू होगा, उसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो इस प्रकार प्राप्त होती है। इलेक्ट्रिक पॉइंट, 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 इलेक्ट्रिक पॉइंट। इसका एग्जांपल है हम डेली लाइफ में, आपने घर की खिड़की देखी होंगी, विंडो, उसके अंतर्गत जो ग्रिल होती हैं वो ग्रिल इस प्रकार की होती हैं। ये हमारा विंडो है, इसमें ये ग्रिल, उसके बाद ये, तो ये जो पॉइंट है क्या कहलाते हैं? हमारे इलेक्ट्रिक पॉइंट। या नेक्स्ट एग्जांपल लें, जब आपने छत पर लेंटर करवाया होगा, छत पर लेंटर, जब लेंटर का निर्माण, तो छत होती है उस पर लेंटर डलवाते हैं, तो लेंटर से पहले जो मिस्त्री होते हैं वो जाल बिछाते हैं। तो वो जाल सेम कैसे बिछाते हैं हम, कि किसी तल में जालक बिंदुओं का आवृत्ति व्यू, सेम इस प्रकार से। नेक्स्ट, मकड़ी का जाल। नेक्स्ट, मछली पकड़ने का जाल, ETC। ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? तल में जालक बिंदुओं के आवृत्ति व्यू के। नेक्स्ट है हमारा त्रिविमीय या 3D में जालक बिंदुओं का आवृत्ति व्यू। बेटा 3D में जो हमारी स्ट्रक्चर प्राप्त होगी, ये पॉइंट,
ये पॉइंट, ये सभी पॉइंट क्या कहलाते हैं हमारे लैक्टिक पॉइंट। इनसे क्या जुड़ा हुआ होता है आधार। यदि हम दैनिक जीवन में एग्जाम्पल लें तो सबसे पहला एग्जाम्पल है घनाकार चूहेदानी का जाल। आपने पढ़ा होगा चूहेदानी का जो जाल होता है, जो चूहे पकड़ने की जो जाली होती है, बिल्कुल ऐसे 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 ऐसे। तो ये जो घनाकार चूहेदानी का जो जाल होता है वो किसका एग्जाम्पल होगा, त्रिविमीय 3D में जालक बिंदुओं का आवृत्ति व्यू। या मूर्तियों का जाल, या लेंटर का बीम। जो लेंटर का बीम होता है वो भी कैसा होता है 3D में जालक बिंदुओं के आवृत्ति व्यू के समान। या SC या BCC या FCC क्रिस्टल, ये सभी के सभी किसके अंतर्गत आते हैं, त्रिविमीय या 3D के अंतर्गत। त्रिविमीय या 3D में जो हमारे जालक बिंदुओं का लैक्टिक पॉइंटों का आवृत्ति व्यू होता है, सबके सभी इसके एग्जाम्पल आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आधार सदिश या मूलभूत सदिश। आधार सदिश या मूलभूत सदिश, फंडामेंटल वेक्टर या बेसिस वेक्टर। तो फंडामेंटल वेक्टर या बेसिस वेक्टर क्या होते हैं, आकाश में जालक बिंदुओं, आकाश में क्या कहें हम 3D में जालक बिंदुओं की आपेक्षिक स्थिति, ये हमने ये बताया था ना, ये 3D के अंतर्गत ये जालक बिंदु, ये जालक बिंदु, ये जालक पॉइंट, ये इलेक्ट्रिक पॉइंट, ये इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो आकाश में या 3D में जालक बिंदुओं की आपेक्षिक स्थिति को प्रदर्शित करने वाले एकांक सदिश, आधार सदिश या मूलभूत सदिश या फंडामेंटल वेक्टर कहलाते हैं। आकाश में जालक बिंदुओं की आपेक्षिक स्थिति को प्रदर्शित करने वाले एकांक सदिश क्या कहलाते हैं, हमारे फंडामेंटल वेक्टर। जैसे बात करते हैं हम किसी सरल रेखा में, ये जालक पॉइंट, ये जालक पॉइंट, इनकी जो स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है ए वेक्टर। या किसी तल की बात करें द्विविमीय में, ए वेक्टर, ये हमारा बी वेक्टर, वी वेक्टर, सी वेक्टर, बी वेक्टर, ए वेक्टर, द्विविमीय की बात कर रहे हैं। तो ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर 2D में या द्विविमीय में या किसी तल में क्या कहलाते हैं, हमारे फंडामेंटल वेक्टर। अब 3D की बात करें, ए वेक्टर, वी वेक्टर और सी वेक्टर। यहाँ ये जो ए वेक्टर, वी वेक्टर, सी वेक्टर क्या कहलाते हैं, हमारे फंडामेंटल वेक्टर। एक जालक बिंदु के सापेक्ष दूसरे जालक बिंदु की स्थिति, एक लैक्टिक पॉइंट के सापेक्ष दूसरे लैक्टिक पॉइंट की स्थिति निम्न सदिश द्वारा प्रदर्शित की जाती है। टी वेक्टर बराबर n1 ए वेक्टर प्लस n2 वी वेक्टर प्लस n3 सी वेक्टर। यहाँ ए वेक्टर कोमा वी वेक्टर कोमा सी वेक्टर हमारे फंडामेंटल
वेक्टर कहलाते हैं या मूलभूत आधार सदिश एवं n1 n2 n3 पूर्णांक। जबकि टी वेक्टर होता है ये हमारा स्थानांतरण या स्थानांतरण सदिश कहलाता है, जो कि आधार सदिशों से मिलकर बना होता है। जो टी वेक्टर होता है वो स्थानांतरण सदिश होता है, वो किन से मिलकर बना होता है? आधार सदिशों या फंडामेंटल वेक्टरों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अभाज्य कोष्ठका। अभाज्य कोष्ठका को नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, उससे पहले पढ़ेंगे हम अभाज्य सदिश। अभाज्य कोष्ठका को हम कल की क्लास में कंप्लीट करते हैं। आज की क्लास का जो लास्ट टॉपिक है आपका अभाज्य सदिश। किसी जालक में आर वेक्टर स्थिति सदिश वाले जालक बिंदुओं का स्थानांतरण सदिश टी वेक्टर n1 a वेक्टर प्लस n2 v वेक्टर प्लस n3 c वेक्टर द्वारा स्थानांतरण करने पर प्राप्त परिणामी सदिश निम्न प्रकार पाया जाता है। अभी आपको बताया था स्थानांतरण सदिश, उसमें क्या था कि एक जालक बिंदु के सापेक्ष दूसरे जालक बिंदु, एक जालक बिंदु के सापेक्ष दूसरे जालक बिंदु की स्थिति का जो रूपांतरण करते हुए क्या कहलाता है? हमारा रूपांतरण सदिश। उसको निरूपित किया हमने टी वेक्टर से। तो हम कह रहे हैं कोई हमारा जालक बिंदु, उसकी स्थिति सदिश है आर वेक्टर। तो अन्य किसी में क्या किया रूपांतरण? तो टी वेक्टर। तो टी वेक्टर का जो निर्माण होता है वो किस प्रकार प्राप्त होता है? अर्थात आर डैश वेक्टर प्राप्त होता है, आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर। वापस समझो क्या कहते हैं। किसी जालक में आर वेक्टर स्थिति सदिश वाले जालक बिंदुओं को स्थानांतरण सदिश टी वेक्टर द्वारा स्थानांतरित करते हैं। कोई हमारा जालक है, उसका स्थिति सदिश आर वेक्टर किसी अन्य जालक टी वेक्टर से क्या किया? स्थानांतरित। तो अब जो सदिश प्राप्त होगा वो आर डैश वेक्टर किसके बराबर होगा? आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर के। ये हमारा डायग्राम बनाया हमने। आर वेक्टर, टी वेक्टर, आर डैश वेक्टर। तो बेटा आर डैश वेक्टर का मान किसके बराबर होगा? आर वेक्टर। और टी वेक्टर का मान किसके बराबर बताया? n1 a वेक्टर, n2 v वेक्टर प्लस n3 c वेक्टर। तो वे मूलभूत सदिश a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर जो उपरोक्त संबंध को संतुष्ट करते हैं। समझो बेटा, वे फंडामेंटल वेक्टर ए वेक्टर, वी वेक्टर और सी वेक्टर जो इस संबंध को, कौन से संबंध को, कि आर डैश वेक्टर बराबर आर डैश वेक्टर बराबर आर वेक्टर प्लस n1 a वेक्टर प्लस n2 v वेक्टर प्लस n3 c वेक्टर। तो यहाँ पर ए वेक्टर और वी वेक्टर और सी वेक्टर के मान यदि इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं तो वे मान ही क्या कहें हम, वे फंडामेंटल वेक्टर ही हमारे अभाज्य वेक्टर कहलाते हैं। एवं अभाज्य सदिशों से बनने वाला समांतर षटफलक अभाज्य कोष्ठका। एवं अभाज्य सदिशों से मिलकर बनने वाला समांतर षटफलक अभाज्य कोष्ठका कहलाता है। तो ये था हमारा अभाज्य सदिश। नेक्स्ट कल की क्लास में कंप्लीट करते हैं हम
अवाज्य कोष्ठका